धमकी के बावजूद लिथुआनिया ने ताइवान में अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की तैयारी कर ली। वन चाइना पॉलिसी का राग अलाप रहे चीन ने लिथुआनिया को धमकी दी थी और कहा था कि वो अपना फैसला वापस ले। लेकिन यूरोप का छोटा सा बाल्टिक देश लिथुआनिया बड़े से चीन से नहीं डरा। उसने पिछले महीने जो फैसला किया था उस पर अड़ा रहा और खबर है कि जल्द ही लिथुआनिया ताइवान में अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल देगा, जिसके साथ ही खुल जाएगा लिथुआनिया और ताइवान के बीच व्यापार का दरवाजा। लिथुआनिया और ताइवान के बीच डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है और वहां लिथुआनिया अपने राजनयिक नहीं भेजता, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलकर लिथुआनिया ने वो कमी पूरी करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों देशों ने साझा व्यापार की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है और निवेशकों को निवेश का मौका भी मिल गया, जिससे चीन खुश नहीं है। क्योंकि चीन कह रहा है कि ताइवान में व्यापार के लिए एक अलग दफ्तर खोलने का मतलब यह हुआ कि लिथुआनिया वन चाइना पॉलिसी की अनदेखी कर रहा है और यही बनी चीन के गुस्से की वजह, जिसकी वजह से चीन ऐसा तमतमाया कि उसने लिथुआनिया से आने या जाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्री ने दो टूक बोल दिया कि इससे दोनों देशों का रिश्ता खराब होगा, लेकिन लिथुआनिया पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो न चीन की लिथुआनिया से आने जाने पर लगाई गई पाबंदी से डरा और न ही उसके साथ रिश्ते खराब होने की धमकी से। उल्टा उसके सीनियर अधिकारियों के एक ग्रुप ने ताइवान का दौरा कर लिया, जिसके बाद लिथुआनिया ने पिछले महीने ताइवान में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया था, जो कि चीन की टेंशन की वजह बन गया। चीन की कोशिश है कि वो यूरोप के देशों से अपने संबंधों को सुधारे, क्योंकि चीन ये जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी का एक पहिया यूरोप से चलता है। लेकिन लिथुआनिया ने ताइवान से रिश्ते बढ़ाकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिससे चीन ऐसा तिल मिलाया कि उसने लिथुआनिया को धमकी देनी शुरू कर दी। लेकिन चीन की इन कोशिशों पर लिथुआनिया के एक कड़े फैसले ने पानी फेर दिया। इस बीच विदेश जाने से रोकने पर अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। ईडी की पूछताछ के बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की साली मेनका ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उन्हें बैंकॉक जाने से रोके जाने पर सवाल उठाए। यूपी के सहारनपुर में सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से स्कूली बच्चों को ले जा रहा एक ई रिक्शा पलट गया, जिससे कुछ छात्राओं को मामूली चोटें आईं। अहमदाबाद पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ऑटो में बैठने से रोक दिया। बताया गया कि वो इस ऑटो वाले के घर खाना खाने जाने वाले थे। यूपी के शामली में एशिया कप के मैचों में सट्टा लगाने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा गया। उधर गुजरात के नवसारी में आसमानी आफत कहर बनकर टूट पड़ी है, जिसकी वजह से सड़क में कई फीट तक पानी भर गया। भारी बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और सैलाब के बीच गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आईं। नवसारी के गोलवाड़ और 4 पुल इलाके में हर जगह पानी भरने से लोग परेशान हैं। रोजमर्रा की चीजों को जुटाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से सड़क पर घुटने तक पानी भर चुका है। लोग जलभराव में आने जाने को मजबूर हैं। वहीं तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों के घर और बाजार जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में नवसारी समेत कई जिलों में पहले से ही जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक रिक्शा ट्रेन की चपेट में आ गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे एक रिक्शे को जोरदार टक्कर मारती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग साइकिल से रेलवे क्रॉसिंग पार करते नजर आए। इसी दौरान एक रिक्शा चालक भी वहां से गुजरता दिखा, लेकिन जैसे ही वो रेल पटरियों के बीचों बीच पहुंचा, सामने से ट्रेन आ गई और वो ट्रेन सीधे उस रिक्शे से जा टकराई। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि रिक्शे के परखचे उड़ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि वक्त रहते रिक्शे वाले ने पीछे की तरफ छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान जाते जाते बची। मौके पर पहुंचकर रिक्शा चालक की गिरफ्तारी, उस रिक्शे को जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे की वजह से ट्रेन करीब 5 मिनट तक वहीं रुकी रही और फिर रिक्शे को रास्ते से हटाने के बाद उसे रवाना किया गया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम की अगर बात करें तो प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है, जबकि 12% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलाकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया,
जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। चीन और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं, यानी उज्बेकिस्तान के समरकंद में कई ऐसे देशों के नेता इकट्ठा होने वाले हैं जिनके बीच दुश्मनी है, लेकिन ये सभी एक लंबे समय बाद एक साथ एक मेज पर बातचीत करेंगे। और अटकलें हैं कि समिट के इन्हीं 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की अलग से बात हो सकती है, लेकिन अब तक ये तय नहीं है और इसका कोई औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है। SCO समिट काफ़ी महत्वपूर्ण समिट होने वाली है। कई देशों के लीडर्स इसमें आ रहे हैं। कौन से बायलैटरल्स होंगे ये मैं अभी कह नहीं सकता, और जाहिर है ये सभी के प्रोग्राम पर निर्भर करता है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक पर दोनों तरफ के अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि इसको लेकर कुछ भी निर्णय होने की पुख्ता खबर नहीं है। अगले साल यानी सितंबर 2023 तक भारत इस संगठन की अध्यक्षता करेगा और अगले साल होने वाली SCO समिट की मेजबानी करेगा। यानी चीन और पाकिस्तान के नेता अगले साल भारत में होंगे, यानी भारत के पास 8 देशों के बीच तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी होगी। और इससे पहले अगर पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की 1-to-1 बातचीत होती है तो भारत के पास चीन पर LAC के मुद्दे पर दबाव बनाने का मौका होगा। उधर खबर है कि LAC के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी PP15 से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के बाद 2 से 4 किलोमीटर का बफर जोन बन सकता है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि भारत ने चीन को झुका दिया और चीन अपने सैनिकों को PP15 से हटाने के लिए तैयार हो गया। और अब खबर है कि दोनों देशों के सैनिकों के हटने यानी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां बफर जोन बन सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि PP15 के इर्द गिर्द करीब 2 से 4 किलोमीटर तक बफर जोन बन सकता है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिनमें न तो चीन की और न ही भारत की सेना मूवमेंट करेगी। या यूं कहें कि अगर बफर जोन बना तो PP15 एक नो पेट्रोलिंग जोन बन जाएगा और वहां चीन के सैनिकों की आवाजाही पर ब्रेक लग जाएगा और LAC के पास मनमानी करने की फिराक में बैठे चीन के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। PP15 या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में डिसएंगेजमेंट की कोशिश करीब 1 साल से चल रही थी, जिसके लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की कई दौर की बातचीत भी हुई और 16वें दौर की बातचीत के बाद चीन ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया। वो PP15 पर तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर मजबूर हो गया और LAC के पास शांति की कोशिशों में जुटे भारत की जीत हुई। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन लगातार कोर कमांडर लेवल की बात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2020 में 8 दौर, 2021 में 5 दौर और इस साल 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि गलवान घाटी, पेंगोंग, PP17A और PP15 जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हो गया। खबर है कि PP15 से भारत के सैनिक PP16 की ओर और चीन के सैनिक अपनी ओर लौट चुके हैं। वैसे 2020 में जो हिंसा हुई थी उसमें PP15 अहम लोकेशन थी और वहां चीन ने करीब 1000 सैनिक तैनात कर दिए थे। लेकिन भारत के दबाव में धीरे धीरे उनकी संख्या घटी और वहां चीन के 40 से 50 सैनिक ही बचे और उन्हें भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत लौटना पड़ा। इस इलाके में बफर जोन बना तो चीन के सैनिकों के वहां चहलकदमी करने पर ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि चीन के सैनिकों के LAC के पास जबरन पेट्रोलिंग करने की आदत ने ही गलवान हिंसा जैसी घटना करवाई थी। वैसे भारत अब भी अलर्ट है और इसीलिए उसने गलवान घाटी, पेंगोंग, PP17A और PP15 जैसे इलाकों में डिसएंगेजमेंट किया, लेकिन डी इंडक्शन नहीं किया। डी इंडक्शन का मतलब है उन इलाकों से सेना हटाना, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। पता चला है कि भारत के सैनिक फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हटे हैं, वहां से नहीं, और हजारों की संख्या में अब भी वहां पर तैनात हैं। मतलब अगर बफर जोन बना तो पास ही तैनात भारत के सैनिक लगातार वहां नजर रखेंगे और पता लगाते रहेंगे कि चीन के सैनिकों ने फिर से घुसपैठ की कोई कोशिश तो नहीं की। इस बीच भारत ने लद्दाख में LAC के पास चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी तेज कर दी। भारत की सेना ने चंद मिनटों में सिंधु नदी पर पुल बनाकर चीन को दिखा दिया कि जंग के मैदान में पहुंचने के लिए ऊंचे पहाड़ी इलाकों की नदियां भी बाधा नहीं बन पाएंगी, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में LAC के पास हजारों फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ियों के बीच बह रही सिंधु नदी पर सेना ने वो कमाल कर दिखाया जिसे देखकर चीन दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएगा। सेना के जवानों ने देखते ही देखते नदी के ऊपर लोहे का मजबूत पुल खड़ा कर दिया। इसके बाद उस पुल से सेना की भारी भरकम गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। सेना ने इंजीनियरिंग के इस कारनामे का एक वीडियो भी जारी किया, जिसके जरिए चीन को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि लद्दाख का भूगोल सेना के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता और जरूरत पड़ने पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को
पुलिस के बीच झड़प हो गई है। पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया है। दरअसल नाबानो अभियान को लेकर बीजेपी नेता कोलकाता जा रहे थे, वहीं पुलिस उनको कोलकाता जाने से रोक रही थी। आज बीजेपी का प्रदर्शन है और उसको लेकर ही ये तस्वीरें लगातार अब सामने आने लगी हैं। के पास एक और हाईवे बनाने की प्लानिंग की है, लेकिन भारत ने भी उसी की भाषा में करारा जवाब देने की ठान ली और एलएसी के पास तनाव के बीच लद्दाख में पुलों और सुरंगों समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देना शुरू कर दिया। यानी एलएसी पर अब चीन की हर चाल का जवाब बिना वक्त गंवाए दिया जाएगा। जो एलएसी के पास सड़कों के बनने से पहले ही टेंशन में है, जबकि वो खुद वही हरकत कर रहा है। वो भारत की तुलना में एलएसी के पास ज्यादा निर्माण कर रहा है और उसे नेशनल प्लान का हिस्सा बता रहा है। गलवान हिंसा के बाद के 2 सालों में उसने बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल तैयार कर लिया है। उसने तिब्बत में 14 एयरबेस बनाए हैं, तो वहीं उसका रेल नेटवर्क और सड़कों का जाल 58,000 किलोमीटर तक फैल चुका है, जिसके जवाब में भारत ने भी एलएसी के पास सड़कों और पुलों का निर्माण तेज कर दिया और लद्दाख समेत चीन की सीमा के पास बसे भारत के दूसरे राज्यों में सड़कों का जाल फैलाना शुरू कर दिया, ताकि एलएसी पर चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का करारा जवाब दिया जा सके। क्योंकि ये सड़कें सेना को एलएसी के इतने नजदीक ले जाएंगी कि चीन भारत की सीमा में घुसपैठ की तो क्या, दूर से झांकने की भी जरूरत नहीं कर पाएगा। उधर पाकिस्तान के F-16 विमानों की मरम्मत के लिए अमेरिकी मदद पर भारत भड़क गया। भारत ने इस मिलिट्री ड्रिल पर अमेरिका से कड़ा विरोध जताते हुए इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए, क्योंकि अमेरिका ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब भारत उसके अधिकारियों की मेजबानी कर रहा था और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2+2 स्तर की बातचीत चल रही थी। अमेरिका की ओर से इस बैठक की अगुवाई दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू कर रहे थे, जिनके सामने भारत ने सख्ती से पाकिस्तान की मदद के मुद्दे को उठाया और साफ कर दिया कि अमेरिका ने उस फैसले के बारे में भारत को पहले नहीं बताया, जिसका भारत की सुरक्षा पर गंभीर असर होगा, और उम्मीद जताई कि अमेरिका भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखेगा। जिसके बाद अमेरिका की ओर से सफाई दी गई कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए मिलने वाले पैकेज में नए हथियार और गोला बारूद शामिल नहीं होंगे। लेकिन भारत ने अमेरिका की इस दलील को दरकिनार करते हुए आशंका जताई कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों का टारगेट हमेशा वही रहेगा। और अमेरिका के साथ हुई मिलिट्री डील के बाद कबाड़ होने की कगार पर पहुंच चुके उसके F-16 फाइटर जेट एक बार फिर उड़ान भरने लायक हो जाएंगे, क्योंकि डील के तहत पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट के लिए $45 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 3,600 करोड़ के उपकरण खरीद सकेगा। इसीलिए भारत इस डील पर अमेरिका के सामने कड़ा ऐतराज जताने से भी नहीं चूका और उसने बाइडेन प्रशासन के फैसले पर हैरान। आपको बता दें, कोलकाता में बीजेपी की नब्बानो यात्रा आज होगी और ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी की ये यात्रा है। सचिवालय को घेरने की तैयारी वहां पर की गई है। बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कोलकाता में आज बीजेपी और ममता सरकार में टकराव हो सकता है। से भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बाइडेन उस वक्त जॉर्ज बुश की सरकार में सांसद थे और भारत ने रूस की स्पेस एजेंसी के साथ 235 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था, जिसके तहत भारत को अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के लिए 7 क्रायोजेनिक इंजन मिलने थे, जिनकी तकनीक को साझा करने पर भी सहमति बन चुकी थी। लेकिन अमेरिका में बाइडेन की अगुवाई में इस डील का विरोध शुरू हो गया था। उन्होंने इसे खतरे से भरी हुई बताते हुए भारत को क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक बेचने का विरोध किया था। बवाल बढ़ने पर अमेरिका ने डील होने पर रूस को आर्थिक मदद रोकने की धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से यह डील ठंडे बस्ते में चली गई और भारत को अपना इंजन विकसित करने में करीब 15 साल का समय लग गया। 200 दिनों से जारी रूस और यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आ गया है। अब तक यूक्रेन को उसकी मांद में नाकों चने चबवाने में लगी रूस की सेना पर एक बार फिर यूक्रेन की फौज भारी पड़ी और रूस उत्तर पूर्वी यूक्रेन के अपने सबसे अहम गढ़ इज्यूम शहर को छोड़कर भाग निकला। खार्किव प्रांत के इज्यूम शहर में रूस को मिली ये करारी हार उसके राजधानी कीव से निकलने के बाद सबसे बड़ा झटका है। इसलिए माना जा रहा है कि 6.25 महीने से जारी युद्ध में यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और लड़ाई को यूक्रेन के हक में पलट सकता है। क्योंकि बात यह है कि खार्किव प्रांत का इज्यूम शहर रूस की सेना का वो पसंदीदा अड्डा था जिसे वो अपने लॉजिस्टिक्स बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। डॉनबास में अपनी जीत पक्की करने के लिए रूस ने इज्यूम शहर को ही अपना हथियार बनाया था। इज्यूम ही वहां युद्ध की अहम फ्रंट लाइन में एक था। लेकिन 2 दिन पहले रूस की फौज के हजारों सैनिक उस इज्यूम शहर में गोला बारूद का अपना जखीरा और उपकरण छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास के हवाले से खबर छपी है कि रूस की सेना कहीं भागी नहीं है, बल्कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने उसे
इज्यूम से निकलने और पड़ोस के डोनेस्क में कहीं और ऑपरेशन चलाने को कहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि उनकी सेना ने इज्यूम शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है और दोबारा उसे अपने हाथों में ले लिया है। उन्होंने रूस पर तंज कसते हुए कहा कि रूस की सेना इन दिनों वही कर रही है जिसमें वो माहिर है, और वो है अपनी पीठ दिखाना। वैसे उनके लिए भागना ही अच्छा फैसला है। यूक्रेन की सेना ने इसी महीने अपने उत्तर पूर्व में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। उसी की बदौलत उसने इज्यूम जैसे अहम शहर को फिर अपनी मुट्ठी में कर लिया। साथ ही ये दावा भी किया कि वो अपनी 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन रूस से छीन चुका है। शायद यही वजह रही कि रूस ने खार्किव से अपने सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे उसे मार्च में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने निकली